1972 में पब्लिशर्स ने मौत के बारे में अब तक की सबसे गहरी जानकारी वाली एक किताब को छापने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। ये बातें जेन रॉबर्ट्स के ज़रिए सामने आई थीं, जो सेठ नाम की एक हस्ती से मिली जानकारी को दुनिया तक पहुंचाती थीं। ये कोई मामूली रूहानी गाइड नहीं थे, बल्कि एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये बताया कि जिस्मानी मौत होने पर हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस के साथ क्या-क्या होता है। तो सेठ की बातों को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों माना गया? क्योंकि उन्होंने धर्म और साइंस, मौत के बारे में जो कुछ भी कहते थे, उन सबको नकार दिया। कोई जजमेंट नहीं, कोई वैसा स्वर्ग या नरक नहीं जैसा हम सोचते हैं, रोशनी की कोई ऐसी सुरंग नहीं जो हमेशा के आराम की तरफ ले जाए। इसके बजाय सेठ ने मौत को एक एक्टिव और कॉन्शियस प्रोसेस बताया, जहां आप पूरे होश में रहते हैं और ऐसे खास फैसले लेते हैं जिनसे तय होता है कि मौत के फौरन बाद आपका अनुभव कैसा होगा। पढ़े लिखे लोगों की दुनिया ने शुरू में इसे मजाक में उड़ा दिया। फिर भी दशकों तक चली नियर डेथ एक्सपीरियंस की रिसर्च ने सेठ के कई दावों को सही साबित किया है। 20 से ज्यादा किताबों में छपे उनके सेशंस में इस बारे में कमाल की डिटेल्स दी गई हैं कि चेतना हमेशा रहती है, मौत के बाद पहले 3 स्टेजेस क्या होते हैं और क्यों कुछ आत्माएं भटक जाती हैं जबकि दूसरी आसानी से आगे बढ़ जाती हैं। अब आप ये जानने वाले हैं कि सेठ ने क्या राज खोला था, कि जब आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है, तो उन शुरू के खास पलों में असल में होता क्या है? वो पल जब सब बदलता है। असल में होता क्या है जब सेठ ने पहली बार बताया कि मरते वक्त असल में क्या होता है, तो मौत के बारे में मेरी हर सोच हिल गई। उन्होंने जो बताया वो कोई फिल्मों जैसा ड्रामेटिक सीन नहीं था, जैसा देखने की हमें आदत हो गई है, और न ही वो मजहबी कहानियां थीं, जिन्हें सुनकर हम में से ज्यादातर लोग बड़े हुए हैं। इसके बजाय सेठ ने मौत को शायद सबसे नेचुरल बदलाव के तौर पर दिखाया, जिसे हम कभी महसूस करेंगे। ये एक सपने से जागने जैसा है, किसी अंधेरे में गिरने जैसा नहीं। यहाँ वो बात है जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। सेठ ने बताया कि क्लिनिकल डेथ के पल में चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस अचानक से लाइट के स्विच की तरह बंद नहीं हो जाती। इसके बजाय वो धीरे धीरे जिस्मानी शरीर से हटना शुरू कर देती है, और ये प्रोसेस मौत के ऑफिशियल टाइम से कुछ दिन या कभी कभी तो हफ्तों पहले ही शुरू हो सकता है। इससे उन कई घटनाओं की वजह समझ आती है जो मेडिकल प्रोफेशनल देखते तो हैं, पर पूरी तरह समझा नहीं पाते। जैसे मरते हुए मरीज अक्सर मरे हुए रिश्तेदारों से क्यों बात करने लगते हैं जो उन्हें कमरे में दिखाई देते हैं, क्यों कुछ लोग बीमारी की एडवांस्ड स्टेज में भी अचानक बिल्कुल साफ दिमाग वाले पल महसूस करते हैं, या क्यों कुछ लोग अपने घर वालों के सपनों में आकर अलविदा कहते हैं, अपनी असल मौत की खबर आने से भी पहले। सेठ ने इस प्रोसेस को सिल्वर कॉर्ड के कॉन्सेप्ट से समझाया, यानी चेतना और जिस्मानी शरीर के बीच एक एनर्जी का कनेक्शन जो मौत नजदीक आने पर धीरे धीरे ढीला होने लगता है। इसे एक गुब्बारे की तरह सोचिए, जिसे धीरे धीरे किसी के हाथ से छोड़ा जा रहा है। गुब्बारा फौरन गायब नहीं होता, वो धीरे धीरे ऊपर उठता है और दूर बह जाता है। इस वापसी के दौरान चेतना एक तरह की दोहरी हालत में होती है। कभी वो पूरी तरह जिस्मानी शरीर में होती है, तो कभी उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही होती है जिसे सेठ ने मौत के बाद की दुनिया की संभावनाएं कहा है। यही वजह है कि मरते हुए लोग अक्सर मरे हुए प्रियजनों को देखने या ऐसे खूबसूरत नज़ारे बताने की बात करते हैं जो कमरे में किसी और को नहीं दिखते। वो हेलुसिनेट नहीं कर रहे होते, वो असल में उस बड़ी सच्चाई को महसूस करना शुरू कर रहे होते हैं जो हमारी जिस्मानी नज़रों से परे है। सेठ ने बताया कि चेतना बस उन फ्रीक्वेंसीज पर ट्यून इन करना शुरू कर देती है जिन पर वो शरीर में रहते हुए नहीं कर सकती थी। लेकिन वो हिस्सा जिसने मुझे सच में मोह लिया, वो था शरीर से आखिरी जुड़ाव टूटने का असली पल। सेठ ने इसे जबरदस्त राहत और फैलाव की एक झटके में मिलने वाली फीलिंग के तौर पर बताया। सोचिए, आप घंटों तक एक छोटी तंग जगह में फंसे हों और फिर अचानक एक बहुत बड़े खूबसूरत मैदान में कदम रखें।
जिस्मानी दर्द फौरन गायब हो जाता है क्योंकि चेतना को अब नसों और खराब टिश्यू से सिग्नल नहीं मिल रहे होते। लेकिन जो चीज़ गायब नहीं होती वो है आपकी पहचान, आपकी यादें, आपकी पर्सनैलिटी, वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहता है। जिन लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए थे और जिनसे सेठ ने बात की, उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया। उन्होंने खुद को अपने जिस्मानी शरीर के ऊपर तैरते हुए पाया और कमरे में जो कुछ हो रहा था उसे पूरी सफाई से देख पा रहे थे। वो बातें सुन सकते थे, मेडिकल टीम को काम करते देख सकते थे, परिवार वालों के रिएक्शन देख सकते थे, अक्सर जिंदा रहने के मुकाबले कहीं ज्यादा साफ-साफ। ये कोई जादुई घटना नहीं है। सेठ ने समझाया कि ये बस चेतना है, जो आखिरकार बिना जिस्मानी सेंसेस की पाबंदियों के चीजों को महसूस कर रही है। अब एक बहुत जरूरी बात जिस पर सेठ ने बार-बार जोर दिया, वो है डर का रोल, कि ये सफर कितना आसान होगा। उन्होंने देखा कि जो लोग घबराहट या जबरदस्त विरोध के साथ मौत का सामना करते हैं, वो अक्सर अपने इस सफर के आसपास एक मानसिक उथल-पुथल पैदा कर लेते हैं। ये एक तेज बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करने जैसा है, बजाय इसके कि आप उसे खुद को ले जाने दें। ये विरोध मौत को रोकता नहीं है, लेकिन उसे और ज्यादा बेचैन और कंफ्यूजिंग बना सकता है। दूसरी तरफ, जो लोग सुकून से या जिज्ञासा के साथ मौत का सामना करते हैं, वो एक बहुत ही स्मूथ बदलाव महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मरने के लिए बेचैन होना चाहिए, बल्कि ये कि डर की पकड़ को छोड़ने से चेतना इस बदलाव से ज़्यादा नेचुरली गुज़र पाती है। सेठ ने एक और बात बताई, जिससे अलग-अलग कल्चर्स में होने वाले नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बहुत कुछ साफ हो जाता है। उन्होंने कहा कि मौत के फौरन बाद चेतना एक ऐसा शुरुआती अनुभव बनाती है, जो इंसान के पहले से बने यकीन से मेल खाता है। एक पक्का ईसाई शायद शुरू में जीसस या फरिश्तों से मिले, जबकि बौद्ध धर्म को मानने वाला कोई इंसान अपनी समझ के हिसाब से कुछ अनुभव कर सकता है, और एक नास्तिक खुद को बिना किसी धार्मिक इमेज के एक शांत और न्यूट्रल माहौल में पा सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये यकीन ही आखिरी सच्चाई है, बल्कि इसलिए कि आपके गहरे विश्वास और विचार ही मौत के बाद के अनुभवों को शक्ल देते हैं। अगर आपको किसी बात का पछतावा है और वो आपके दिमाग में गहरा बैठा है, तो आपको वैसी ही चीजें दिखेंगी। अगर आपके मन में मौत के बाद एक शानदार जिंदगी का ख्याल है, तो आपको वही दिखेगा। सेठ ने इसे हमारे सपनों की तरह बताया। हम उसी जबान में सपने देखते हैं जिसे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं। सेठ ने चेतना की उन दुनियाओं के अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड नक्शे दिए जो मौत के बाद मौजूद हैं। ऐसी जानकारी जिसे उनकी छपी हुई किताबों के लिए बहुत ज्यादा साफ और शायद परेशान करने वाला माना गया था। ये दबी हुई टीचिंग्स और इस सफ़र के लिए चेतना को तैयार करने के प्रैक्टिकल तरीके अब हमारे फ्री इंसाइट्स अकादमी न्यूज़लेटर के ज़रिए मौजूद हैं। लेकिन शायद सेठ की टीचिंग का सबसे दिलचस्प हिस्सा था 3 दिन के एडजस्टमेंट पीरियड के बारे में उनका ज़िक्र। उन्होंने बताया कि जिस्मानी शरीर से अलग होने के बाद चेतना लगभग 3 दिन तक खुद को नए माहौल में ढालती है। ये धीरे-धीरे बिना जिस्मानी पाबंदियों के जीने की आदत डालने का वक़्त होता है। इस दौरान नई-नई गुज़री हुई आत्मा अक्सर जाने-पहचाने लोगों और जगहों के करीब रहती है। यही वजह है कि कई कल्चर्स में दफनाने से पहले 3 दिन तक जागने की या इंतज़ार करने की रस्में हैं, सेठ ने कहा। ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। ये रस्में इसलिए बनी क्योंकि इतिहास में सेंसिटिव लोगों ने दिल से महसूस किया कि इस टाइम फ्रेम के दौरान कुछ बहुत ज़रूरी हो रहा है। मरने वाले की चेतना अब भी बहुत ज़्यादा मौजूद और जागरूक होती है, और अक्सर दुखी परिवार वालों से बात करने या उन्हें सुकून देने की कोशिश कर रही होती है। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में गुजरे किसी अपने की मौजूदगी को महसूस किया, या इस 3 दिन की विंडो में उनसे कोई संदेश या इशारा मिला। इस एडजस्टमेंट पीरियड के बाद जो होता है, वो और भी कमाल का है। सेठ ने बताया कि कैसे चेतना, जो अब अपनी नई हालत में पूरी तरह ढल चुकी है, एक वेलकम कमेटी से मिलने लगती है, और यहीं पर गुजर चुके अपनों और रूहानी गाइड से मिलने के बारे में उनके खुलासे सचमुच दिमाग घुमा देते हैं। अपनों से दोबारा मिलना,
जब कोई अपना किसी प्रियजन को खो देता है तो हर कोई जो सवाल पूछता है वो दिल तोड़ने वाला और सीधा सा है, क्या मैं उन्हें फिर से देखूंगा? सेठ के मुताबिक जवाब है हाँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं। सेठ ने दोबारा मिलने के इस प्रोसेस को मौत के बाद की सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली चीजों में से एक बताया। उन्होंने समझाया कि जब चेतना पहली बार जिस्मानी शरीर से अलग होती है तो अक्सर थोड़ी कन्फ्यूजन या घबराहट का वक्त होता है। यहीं पर दोबारा मिलने का प्रोसेस बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये किसी बॉलीवुड फ़िल्म जैसा नहीं होता, जहाँ हर कोई ठीक वैसा ही दिखता है, जैसे आप उन्हें याद करते हैं। इसके बजाय सेठ ने छलावरण नाम की एक चीज़ बताई, एक ऐसा फिनोमिनन जहाँ आत्माएँ खुद को ऐसे रूप में पेश करती हैं, जो ख़ास तौर पर नई गुज़री आत्मा को आराम देने और रास्ता दिखाने के लिए होता है। आपकी दादी वैसी दिख सकती हैं, जैसी वो तब थीं जब आप 8 साल के थे, न कि उस कमज़ोर औरत की तरह जो वो अपने आखिरी दिनों में थीं। ये धोखे नहीं हैं, ये आगे बढ़ चुकी आत्माओं के सोचे समझे फैसले हैं, ताकि एक मुश्किल सफ़र को आसान बनाया जा सके। ये रूप बदलना सिर्फ जिस्मानी शक्ल तक ही नहीं है। सेठ ने बताया कि मौत के बाद का पूरा शुरुआती माहौल ही अक्सर ऐसा बनाया जाता है ताकि वो जाना पहचाना और सुरक्षित महसूस हो। लेकिन असली बात यह है कि ये माहौल कोई पक्की मंजिल नहीं है। ये रूहानी गाइड के बनाए हुए टेम्पररी ओरिएंटेशन सेंटर हैं। ये गाइड ज़रूरी नहीं कि वो लोग हों जिनकी आप उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके गुज़र चुके अपने हों, लेकिन सेठ ने खुलासा किया कि हमारे सबसे गहरे रूहानी रिश्ते अक्सर हमारी इस एक ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा पुराने होते हैं। इस ओरिएंटेशन प्रोसेस के दौरान ये गाइड सीधे ख़्यालों के ज़रिए बात करते हैं। सोचिए, एक ऐसी बातचीत हो रही है जहाँ मतलब कि हर बारीकी, हर इमोशनल टोन, हर मुश्किल कॉन्सेप्ट फ़ौरन भेजा और पूरी तरह समझा जाता है। यहाँ तक कि ख़याल भी ज़्यादा असली हो जाते हैं। एक गुलाब के बारे में सोचिए और हो सकता है आप उसे अपने हाथ में पाएँ। ये कोई जादू नहीं है, ये बस चेतना के काम करने का तरीका है, जब वो जिस्मानी रुकावटों से फ़िल्टर नहीं हो रही होती। इससे ये भी पता चलता है कि क्यों इतने सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोग धार्मिक हस्तियों को देखने की बात करते हैं। सेठ ने साफ किया कि यह जरूरी नहीं कि जीसस, बुद्ध या किसी और धार्मिक हस्ती से मुलाकात हो, बल्कि अक्सर ये वो गाइड होते हैं जो उस इंसान के यकीन से मेल खाता रूप ले लेते हैं, ताकि सफर कम परेशान करने वाला हो। हालांकि हर कोई इस दोबारा मिलने की प्रक्रिया में आसानी से शामिल नहीं होता। जो लोग बहुत पक्के यकीन के साथ मरते हैं कि मौत के बाद क्या होना चाहिए, वो शुरू में उन गाइड से मदद लेने से इनकार कर सकते हैं जो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। दोबारा मिलने के प्रोसेस के दो मकसद हैं, इमोशनल सुकून और प्रैक्टिकल एजुकेशन। जब नई गुजरी आत्मा जाने पहचाने लोगों से मिल रही होती है, तो उसे आगे आने वाली चॉइसेस के लिए भी तैयार किया जा रहा होता है। कुछ आत्माएं लंबे वक़्त तक मौत के बाद की इन दुनियाओं में रहना चुनती हैं, जबकि दूसरी जल्दी ही दोबारा जन्म लेने की तरफ खिंचाव महसूस करती हैं। दोबारा मिलने का ये प्रोसेस आखिरकार ये बताता है कि मौत कोई अंत या ब्रेक भी नहीं है। ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस के एक बहुत बड़े दायरे में एक बदलाव है, जहाँ वो रिश्ते जो सच में मायने रखते हैं, वो ऐसी दुनियाओं में भी बढ़ते और गहरे होते रहते हैं, जिनकी हम में से ज़्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी का रिप्ले, हर पल को दोबारा जीना। जिंदगी का रिप्ले तब शुरू होता है जब आप अपने गाइड और प्रियजनों से मिल चुके होते हैं और अपनी बढ़ी हुई चेतना की हालत में पूरी तरह ढल चुके होते हैं। लेकिन आप सिर्फ अपनी जिंदगी को याद नहीं करते, आप सचमुच खास पलों को दोबारा जीते हैं, लेकिन जागरूकता और समझ के एक ऐसे लेवल के साथ जो जिस्म में रहते हुए नामुमकिन था। आप घटनाओं को एक साथ कई नज़रियों से अनुभव करते हैं, अपने, उन सभी के जिनसे आपने बात की, और एक बड़ी ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस से, जो हर सिचुएशन के पीछे की वजहों और नतीजों के उलझे हुए जाल को खोल कर रख देती है। इससे कुछ बिल्कुल दिमाग हिला देने वाले खुलासे होते हैं। वो टीचर जो आपको सख्त और नाइंसाफ लगती थीं, लाइफ रिव्यू के दौरान आप उनके नज़रिए को महसूस करते हैं। शायद आपको पता चले कि वो एक मुश्किल तलाक से गुजर रही थीं
और पढ़ाते वक़्त असल में खुद को सँभालने के लिए संघर्ष कर रही थीं। आप उनके सख्त बर्ताव के नीचे अपनी पढ़ाई के लिए उनकी सच्ची फ़िक्र को महसूस करते हैं। ये प्रोसेस उन कामों के असर को भी दिखाता है जो उस वक़्त मामूली लगते थे। एक मुस्कान जो आपने किसी अजनबी को दी थी, हो सकता है उसने उन्हें कोई बहुत बुरा फैसला लेने से रोक दिया हो। आप देखते हैं कि कैसे नेकी का वो छोटा-सा काम आगे लहरें बनाता है, जो उनके परिवार, उनके काम और उनकी पूरी ज़िंदगी के रास्ते पर असर डालता है। इसके उलट आप ये भी देखते हैं कि कैसे बेरहमी या बेपरवाही के पलों ने ऐसे ज़ख्म दिए, जिन्होंने दशकों तक किसी के बर्ताव पर असर डाला। ये पूरा प्रोसेस पूरी तरह से सेल्फ डायरेक्टेड होता है। कोई बाहर का जज नहीं है, कोई आसमानी अदालत नहीं है, कोई ऊपर वाला नहीं है, जो आपके पाप और पुण्य गिन रहा हो। आप ही समीक्षा करने वाले हैं और आपकी ही समीक्षा हो रही है। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपराध बोध और सेल्फ जजमेंट के साथ ज़िंदगी गुजारी, वो अक्सर अपने लाइफ रिव्यू को बेवजह लंबा और मुश्किल बना लेते हैं। वो खुद को दोष देने के चक्कर में फंस जाते हैं और दर्दनाक पलों को बार-बार दोहराते रहते हैं। वहीं जो लोग खुद के लिए हमदर्दी और समझने और बेहतर बनने की सच्ची ख्वाहिश के साथ इस प्रोसेस से गुजरते हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। लाइफ रिव्यू उन गहरे मकसदों और सबकों को भी उजागर करता है जो उस खास जन्म के लिए थे। आपको शायद पता चले कि आपके माता-पिता के साथ मुश्किल रिश्ता सिर्फ बुरी किस्मत या खराब फैमिली डायनामिक्स नहीं था, बल्कि असल में दोनों आत्माओं ने मिलकर चुना था, ताकि कंट्रोल और आज़ादी के खास पैटर्न्स पर काम किया जा सके। लाइफ रिव्यू के बड़े नज़रिए से यहाँ तक कि सबसे दर्दनाक अनुभव भी अक्सर आत्मा की ग्रोथ में अपना रोल दिखाते हैं। ये उस दर्द को कम नहीं करता, लेकिन ये समझने का एक फ्रेमवर्क देता है कि आत्माएं इतने मुश्किल रास्ते क्यों चुनेंगी। लाइफ रिव्यू का वक़्त बहुत अलग-अलग हो सकता है। कुछ आत्माएं इस प्रोसेस से दिनों में गुजर जाती हैं, जबकि दूसरों को दशक या सदियां भी लग सकती हैं। समय इन दुनियाओं में बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। लाइफ रिव्यू सिर्फ ये समझने के लिए नहीं है कि क्या हुआ, ये उन अनुभवों को अपनी बढ़ी हुई जागरूकता में शामिल करने और उस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी आगे की ग्रोथ के बारे में फैसले लेने के लिए है। ये प्रोसेस आपको अभी और ज़्यादा जागरूक, हमदर्द और मकसद के साथ जीने का एक खाका देता है। मौत के बाद की 3 दुनियाएं। सेठ ने मौत को रोशनी में खो जाने वाला कोई धुंधला सा सफ़र नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने 3 अलग-अलग दुनियाओं का नक्शा बनाया, जिनसे चेतना जिस्मानी दुनिया छोड़ने के बाद गुजरती है, और हर दुनिया हमारी ग्रोथ में एक खास मकसद पूरा करती है। ये कोई जिस्मानी जगह नहीं है, ये चेतना की अवस्थाएँ हैं, जो उन्हें अनुभव करने वालों को एक माहौल की तरह लगती है। पहली दुनिया है, मौत के फ़ौरन बाद की दुनिया। ये वो जगह है जहाँ चेतना शरीर छोड़ने के बाद सबसे पहले पहुँचती है, और इसे जानबूझकर सफ़र को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये दुनिया हमारी ज़मीनी हकीकत से बहुत मिलती-जुलती है, लेकिन एक गेम चेंजिंग फ़र्क के साथ। यहाँ सब कुछ फ़िज़िकल लॉज़ के बजाय सोच के हिसाब से चलता है। आप खुद को एक ऐसे घर में पा सकते हैं जो आपके बचपन के घर जैसा दिखता है, या अपनी सबसे प्यारी यादों वाले किसी नज़ारे से गुज़र रहे हों। अगर आप एक बगीचा चाहते हैं, तो एक बगीचा सामने आ जाता है। समय भी यहाँ बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। अतीत, आज और भविष्य सब घुल-मिल जाते हैं। दूसरी दुनिया है ग्रोथ और सीखने की दुनिया। एक बार जब चेतना बिना शरीर के जीने की आदी हो जाती है, तो वो आम तौर पर इस दुनिया में चली जाती है जो लगातार ग्रोथ और सीखने पर फोकस करती है। सेठ ने सीखने के बड़े-बड़े सेंटर्स के बारे में बताया, जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ जैसे नहीं, बल्कि ऐसी कोलैबोरेटिव जगहों की तरह हैं, जहां एक जैसी दिलचस्पी और ग्रोथ लेवल वाले लोग हकीकत को एक्सप्लोर करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इन लर्निंग सेंटर्स में आप चेतना के असल नेचर को पढ़ सकते हैं। बिना किसी जिस्मानी रोक-टोक के अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या उन ग्रुप्स के साथ काम कर सकते हैं जो ये रिसर्च कर रहे हैं कि सोच हकीकत कैसे बनती है।
इस दुनिया के लोग अब भी जिस्मानी दुनिया में जी रहे लोगों की जिंदगी में हिस्सा ले सकते हैं, गाइड, प्रेरणा का जरिया या हिफाजत करने वाले असर के तौर पर। तीसरी दुनिया है एडवांस्ड प्लानिंग की दुनिया, जहां चेतना अपनी ग्रोथ के अगले पड़ाव की तैयारी करती है। इसमें दोबारा जन्म लेना शामिल हो सकता है या फिर जिंदगी के बिल्कुल अलग रास्ते चुनना भी हो सकता है। अपनी अगली जिंदगी चुनना किसी कॉस्मिक मेन्यू से चीजें चुनने जैसा नहीं है। इसके बजाय चेतना बहुत ध्यान से ये जांचती है कि कौन से अनुभव सीखने के सबसे अच्छे मौके देंगे। आप होने वाले माता पिता को सिर्फ उनके जेनेटिक्स के लिए नहीं जांचते, बल्कि उन साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल डायनामिक्स के लिए भी जांचते हैं जो वो बनाएंगे। इस दुनिया में कुछ एडवांस्ड लोग दोबारा जन्म न लेने का फैसला करते हैं। इसके बजाय वो दूसरों के लिए गाइड और टीचर बन जाते हैं या जिंदगी के ऐसे रूपों को एक्सप्लोर करते हैं जो जिस्मानी हकीकत से बहुत आगे हैं। इन दुनियाओं के बीच आना जाना सख्त या एक लाइन में नहीं होता। ये चेतना की ग्रोथ और निजी दिलचस्पी पर आधारित होता है। ये बताता है कि मौत कोई अंत या एक मामूली बदलाव भी नहीं है, बल्कि जिंदगी के कहीं ज्यादा बड़े रूपों में एक ग्रेजुएशन है, जहां चेतना अपनी असली क्रिएटिव पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकती है। दूसरा जन्म एक चॉइस है। क्यों और कैसे सेठ ने खुलासा किया कि दोबारा जन्म लेना कोई असामान्य कन्वेयर बेल्ट नहीं है जो आत्माओं को अपने आप धरती पर वापस भेजती रहती है। ये कोई जरूरी सजा नहीं है जिसे आपको भुगतना पड़े, और ये यकीनन कोई कर्मों का हिसाब किताब करने वाला सिस्टम नहीं है। ये एक चॉइस है, एक जानबूझकर होश में लिया गया फैसला जो चेतना खुद करती है। आप चुनते हैं कि वापस आना है या नहीं, कब वापस आना है, और किस तरह की जिंदगी का अनुभव आपकी चेतना के लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये चॉइस हल्के में या यूं ही नहीं ली जाती। चेतना वैल्यू फुलफिलमेंट के हिसाब से काम करती है, यानी क्रिएटिव एक्सप्रेशन और ग्रोथ की तरफ एक अंदरूनी खिंचाव। जब चेतना ये सोचती है कि दोबारा जन्म लेना है या नहीं, तो वो असल में पूछ रही होती है, मुझे ऐसा क्या सीखने या एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है जो जिस्मानी दुनिया किसी भी दूसरी दुनिया से बेहतर दे सकती है। इस फैसले पर कई चीज़ें असर डालती हैं। पहला, दूसरी आत्माओं के साथ अधूरा इमोशनल काम। ये सज़ा या बुरे कर्मों का हिसाब चुकाने के बारे में नहीं है। ये उन क्रिएटिव कोलैबोरेशंस को पूरा करने के बारे में है जो बीच में रुक गए थे। फिर एक प्योर अट्रैक्शन फैक्टर भी है। कुछ आत्माएं जिस्मानी जिंदगी के अनोखे सीखने के मौकों से बिल्कुल मोहित हो जाती हैं। सेठ ने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी रूहों के एग्रीमेंट के बारे में बात की, लेकिन वैसे नहीं जैसे ज्यादातर न्यू एज टीचर बताते हैं। ये पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है। ये क्रिएटिव पार्टनरशिप की तरह है, जहां आत्माएं एक दूसरे की ग्रोथ में खास रोल निभाने के लिए राजी होती हैं। एक आत्मा कह सकती है, मैं इस बार तुम्हारा मुश्किल माता-पिता बनूंगा ताकि तुम पर्सनल बाउंड्रीज के बारे में सीख सको। जबकि दूसरी कह सकती है, मैं तुम्हारा वो बिजनेस पार्टनर बनूंगा जो तुम्हें धोखा देगा ताकि तुम अपनी अंदरूनी ताकत को खोज सको। लेकिन इन एग्रीमेंट्स को हालात के हिसाब से बदला, रद्द या पूरी तरह से फिर से लिखा जा सकता है। आजाद मर्जी हमेशा किसी भी जन्म से पहले की प्लानिंग पर भारी पड़ती है। कुछ आत्माएं जिस्मानी दुनिया से इतनी मोहित हो जाती हैं कि वो एक के बाद एक कई जन्म चुनती हैं। ये अक्सर वो लोग होते हैं जिनमें जिंदगी को जीने की एक कभी न खत्म होने वाली भूख होती है। दूसरी तरफ कुछ आत्माएं कुछ ही जन्मों में अपनी ज़रूरत की हर चीज़ सीख लेती हैं और फिर बिल्कुल अलग तरह के ग्रोथ के रास्तों पर चली जाती हैं। जो एडवांस्ड आत्माएं मुश्किल जन्म चुनती हैं, उन्हें सज़ा नहीं दी जा रही होती। वो अक्सर टॉप एथलीट्स के रूहानी वर्जन होते हैं। वो जानबूझकर मुश्किल हालात चुनते हैं क्योंकि तेजी से ग्रोथ होती है। सेठ ने संभावित जन्मों की भी बात की। चेतना एक वक्त में सिर्फ एक सीधी सादी जिंदगी नहीं जीती। वो एक साथ कई मुमकिन जिंदगियों का अनुभव कर सकती है, अलग अलग चॉइस और नतीजों को एक्सप्लोर कर सकती है। आत्माएं अक्सर ग्रुप में जन्म लेती हैं और कई जिंदगियों तक बारी बारी से अलग अलग रोल निभाती हैं। जो लोग दोबारा जन्म न लेने का फैसला करते हैं, उनके लिए ऑप्शंस बहुत दिलचस्प हैं। कुछ खास गाइड और टीचर बन जाते हैं,
दूसरे हकीकत की उन दुनियाओं को एक्सप्लोर करते हैं जिनमें जिस्मानी पदार्थ शामिल नहीं होते। दोबारा जन्म लेने के फैसलों का वक़्त बहुत अलग-अलग होता है। कुछ आत्माएँ लगभग फ़ौरन लौटने का फैसला करती हैं, जबकि दूसरी आत्माओं को अगला जन्म चुनने से पहले बिना जिस्म की दुनिया में विकसित होने में सदियाँ या हज़ारों साल भी लग जाते हैं। यह जानकारी आपको अपनी रूहानी ग्रोथ का कंट्रोल वापस देती है। आप दुख के किसी न खत्म होने वाले चक्कर में नहीं फंसे हैं। आपको पिछली गलतियों के लिए सजा नहीं दी जा रही है। आप एक क्रिएटिव चेतना है जो उन अनुभवों को चुन रही है जो आपकी सबसे ऊंची ग्रोथ और एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है। पर्दे के उस पार से बातचीत, ये कैसे काम करती है? क्या गुजर चुके लोग सच में हमसे बात कर सकते हैं? सेठ के मुताबिक जवाब है एक जोरदार हाँ, लेकिन हॉलीवुड फिल्म की तरह नहीं, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। मौत के बाद की बातचीत की हकीकत पॉपुलर कल्चर से कहीं ज्यादा नाजुक, खूबसूरत और साइंटिफिक रूप से दिलचस्प है। चेतना मौत के साथ बस गायब नहीं हो जाती, वो एक अलग वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है जो आम तौर पर हमारे जागे हुए होश से बाहर काम करती है। इसे रेडियो की तरंगों की तरह सोचिए। गुजर चुके लोग इन ऊंची फ्रीक्वेंसी पर मौजूद हैं और बातचीत तब होती है जब हालात उस गैप को भरने के लिए सही हो जाते हैं। प्यार एक एनर्जी का कनेक्शन बनाता है, एक अदृश्य रिश्ता जो अलग-अलग दुनियाओं की सीमाओं को पार कर जाता है। जब कोई ऐसा इंसान मरता है जिसका जिंदा लोगों से गहरा इमोशनल रिश्ता हो, तो वो रिश्ते बस गायब नहीं होते, वो आगे की बातचीत के रास्ते बन जाते हैं। सपनों में आना मौत के बाद की बातचीत का सबसे आम और नेचुरल तरीका है। नींद के दौरान हमारा होश वाला दिमाग हमारे अनुभव को फ़िल्टर और कंट्रोल करना बंद कर देता है, जिससे हमारी जागरूकता नेचुरली इन ऊंची फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाती है। गुजर चुके लोगों से सच्ची मुलाकात की कुछ खास पहचान होती है। वो आम सपनों से ज़्यादा जिंदा और इमोशनल महसूस होती हैं। गुजरा हुआ इंसान अक्सर सेहतमंद और पुरसुकून दिखाई देता है और वो अक्सर कोई खास जानकारी या सुकून देते हैं। बातचीत के दूसरे तरीकों में सिंक्रोनाइसिटी और मीनिंगफुल कोइंसिडेंस शामिल हैं, जैसे कि उनके बारे में सोचते ही उनका पसंदीदा गाना बजना। जो लोग नेचुरली सेंसिटिव होते हैं, उनसे सीधे ख्यालों के ज़रिए भी बात होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने नए मौके पैदा किए हैं, जहां गुजर चुके लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर असर डाल सकते हैं, जिससे फ़ोन बज सकते हैं, रेडियो स्टेशन बदल सकते हैं या लाइटें किसी खास पैटर्न में जल बुझ सकती हैं। ये बातचीत अक्सर दुख के पलों, ज़िंदगी के बड़े बदलावों या सालगिरह के दौरान होती है, जब जिंदा इंसान सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। सेठ ने बहुत ज्यादा दुख, अपराध बोध या जिंदा लोगों के जबरदस्ती चिपके रहने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि ये एक हेल्थी बातचीत में रुकावट डाल सकता है और कभी-कभी गुजर चुकी चेतना को कम वाइब्रेशन वाली हालतों में फंसा सकता है। सेठ ने सुझाव दिया कि सबसे साफ बातचीत किसी तीसरे के जरिए नहीं, बल्कि सीधे पर्सनल कनेक्शन से होती है। जो लोग बातचीत करना चाहते हैं, उनके लिए सेठ ने प्रैक्टिकल गाइडेंस दी। इमोशनल बैलेंस बनाए रखें, शांत बैठकर ध्यान लगाने के जरिए रिसेप्टिव अवेयरनेस बढ़ाएं और एक कम्युनिकेशन जर्नल रखें। मौत रिश्तों को ख़त्म नहीं करती, ये उन्हें बदल देती है। इन बदले हुए कनेक्शन को पहचानना और उन्हें संवारना सीखना आपकी आज की ज़िंदगी और चेतना के बारे में आपकी समझ दोनों को बेहतर बनाता है। सबसे बड़ी सच्चाई ये जानना क्यों ज़रूरी है, सेठ की टीचिंग्स उस झूठे ऑप्शन को पूरी तरह से तोड़ देती हैं जो हमें दिया गया है। या तो ठंडी सी साइंस मानो या अंधा यकीन करो। वो एक ऐसा फ्रेमवर्क देते हैं जो हमारे अंदर की रूहानी आवाज़ और लॉजिकल समझ की हमारी ज़रूरत दोनों की इज्जत करता है। अगर सेठ की दी हुई डिटेल्स सही हैं, तो मौत वो भयानक अनजानी चीज़ नहीं है जिससे हमें डरना सिखाया गया है। ये एक ग्रेजुएशन सेरेमनी है। आप खत्म नहीं हो रहे हैं, आप ज़्यादा जागरूकता, बढ़ी हुई क्रिएटिव पावर और अपने असली वजूद की गहरी समझ में फैल रहे हैं। इस बात को सच में समझने का प्रैक्टिकल असर बहुत बड़ा है। ज़्यादातर इंसानी दुख मौत के डर से पैदा होता है।
जब आप यकीन से जानते हैं कि चेतना जारी रहती है, कि आपके रिश्ते जिस्मानी दुनिया के बाद भी बने रहते हैं और आपकी ग्रोथ और सीखना हमेशा जारी रहेगा, तो सब कुछ बदल जाता है। सेठ की लाइफ रिव्यू की बातें आपकी रोज की बातचीत को बदल देनी चाहिए। ये जानना कि आप हर मुलाकात को सभी के नज़रिए से अनुभव करेंगे, दूसरों के प्रति आपके बर्ताव को बदल देता है। चालाकी नामुमकिन हो जाती है और यूं ही किसी के साथ बुरा बर्ताव करना सोचा भी नहीं जा सकता। यह ज्ञान हमारे यकीन करने के सिस्टम में भी क्रांति ला देता है। हमारे यकीन सिर्फ हमारे जिस्मानी अनुभव पर असर नहीं डालते, वो एक्टिव रूप से हमारी मौत के बाद की हकीकत को भी शक्ल देते हैं। नरक के अनुभव ऊपर वाले की सज़ा नहीं है, वो अपराध बोध, डर और नाकाबिलियत के बारे में हमारे सीमित यकीन का ही एक रूप है। ये हमें ज़िंदगी की चुनौतियों को देखने का तरीका भी बदलता है। जब आप समझते हैं कि मुश्किल अनुभव अक्सर खास सबक सीखने के लिए आत्मा के लेवल पर की गई चॉइस होते हैं, तो खुद को बेचारा समझना नामुमकिन हो जाता है। सेठ का ये खुलासा कि हम हमेशा रहने वाले प्राणी हैं, जो कुछ वक़्त के लिए जिस्मानी दुनिया में फ़ोकस कर रहे हैं, ज़िंदगी और मौत के पारंपरिक रिश्ते को पूरी तरह से पलट देता है। आपका जिस्मानी अनुभव अविश्वसनीय रूप से कीमती हो जाता है, ठीक इसलिए क्योंकि ये टेम्परेरी और यूनिक है। आप मीनिंगफुल रिस्क ले सकते हैं, सच्चे रास्ते पर चल सकते हैं और अपने असली वजूद को उस अधमरा कर देने वाले डर के बिना ज़ाहिर कर सकते हैं कि गलतियाँ भी आपको हमेशा की सज़ा या गुमनामी में डुबो देंगी। ये समझ दुःख को गहरे तरीकों से बदल देती है। मौत एक अलगाव के बजाय एक बदलाव बन जाती है। आखिर में सेठ की टीचिंग्स एक दिलचस्प पैराडॉक्स पैदा करती हैं। आपकी आज की ज़िंदगी एक ही वक़्त में ज़्यादा ज़रूरी और कम दबाव वाली हो जाती है। ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि आप समझते हैं कि आप अपनी चेतना को कैसे विकसित करते हैं, प्यार कैसे ज़ाहिर करते हैं और इंसानी अनुभव में कैसे योगदान देते हैं। ये सब एक हमेशा रहने वाले पैमाने पर मायने रखता है। कम दबाव वाली क्योंकि आप जानते हैं कि ये खास ज़िंदगी वजूद की एक बहुत बड़ी सिम्फनी में बस एक हिस्सा है। यह ज्ञान ज़बरदस्त सुकून के साथ-साथ एक गहरी ज़िम्मेदारी भी पैदा करता है। मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि एक बड़े वजूद, ज़्यादा समझ और लगातार ग्रोथ का एक दरवाज़ा है, जिसकी हम अपने आज के नज़रिए से सिर्फ़ कल्पना करना ही शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।